हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कोट, इफ़ यू जज अ बुक बाय इट्स कवर यू माइट मिस आउट एन अमेजिंग स्टोरी। हो सकता है कि हम किसी बुक के कवर को देख के ये सोचे कि अरे यार इस बुक में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ही अमेजिंग स्टोरी हो सकती है। तो ऐसा ही ये वीडियो है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 मिनट आपको लगे कि यार पता नहीं क्या बकवास है और ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और तभी आप जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन का जवाब आपको मिलेगा और एक बेहतर स्ट्रेटजी पे हम लोग वर्क करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की बात, ये तो हम स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है ना वो स्पेशली आरबीआई ग्रेड ऑफिसर बी के लिए नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटजी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकती है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है, कहाँ से हम पढ़ें, कितना इंटरनेट पे स्पेंड करें टाइम, हम जो है सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, या हम कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो हम कौन सा चैनल फॉलो करें, और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की गई है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं, कैसे हम चुने कि ये जॉब हमारे लिए, यानी अपनी ड्रीम जॉब को हम कैसे चुने। दूसरा, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन शुरू करें। तीसरा, क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अगर हमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए तो हमें कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कैसे उसको ज्वाइन करें। दूसरा है कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करें, और ये जो सारे रिसोर्सेज, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करने जा रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उनके जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं या जो रिसोर्सेज है उस पर आप कैसे ट्रस्ट करो, कैसे, कितना टाइम हमें इंटरनेट पे स्पेंड करना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, और इस प्रिपरेशन को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि आफ्टर फेलियर जो है हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि हम इस एग्ज़ाम को डिज़र्व नहीं करते। जैसे अभी आईबीपीएस का रिजल्ट आया है तो उसमें जितने भी बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो जिनको फेलियर हुआ है उनके अंदर ये बहुत सारी फीलिंग्स ज़रूर आती है कि हम जो है इस एग्ज़ाम को डिज़र्व नहीं करते। तो गाइज हमें ऐसा फील नहीं करना है और हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। तो चलिए वन बाय वन इन क्वेश्चन से डील करने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन सॉरी, उससे पहले क्या है, 2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। आशीष प्रजापति ने पूछा था कि वो डेली बेसिस स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। दूसरा, नोब करके एक बंदा है, उसने पूछा था, मुझे इसका फुल नेम नहीं पता, पर इन्होंने पूछा मैथ्स रीजनिंग के बारे में और इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में इन्होंने बोला कि इन्हें कुछ नहीं समझ आता, बहुत सारे चैनल्स को इन्होंने फॉलो किया है। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में इन्होंने पूछा कि ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं लेकिन इनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है जब भी ये मॉक टेस्ट देते हैं। तो हम जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर को देने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम हमारी ड्रीम जॉब को कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहला होता है कि हमें अपने अंदर झांक के देखना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, हमारे वीकनेस क्या है, और हमें अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखना है, हमें क्या चीज़ ज़्यादा खुश करती है, हमें वो चीज़ देखना है। जैसे मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और तो उसी तरह जो है आपको चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो है बचपन में ये कई बार देखा गया कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होते हैं ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं और कि हमारा जो है एकदम से टारगेट ही चेंज हो जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कि हमें बैंकिंग में जाना है या फिर हमें कोई दूसरे सीडीएस एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, या हमें एसएससी में जाना है, या हमें यूपीएससी में जाना है। तो ये सारा जो है आपके इंटरेस्ट पे बेस होता है। दूसरा, देखो इस आगे जो हम जब बात करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, तो उससे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं किसी अपने गोल को लाइफ में अचीव करने के लिए। पहला क्या है, हमें अपने एम के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इन्होंने मेंशन किया है स्पेशली 20 ईयर्स ओल्ड से पहले, यानी 20 साल की उम्र से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है। दूसरा क्या है, उस एम को हासिल करने के लिए हमें लगातार नॉलेज को एक्वायर
करना चाहिए कंटिन्यूअसली। इन्होंने बोला एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूअसली, यानी कि हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए और अपने गोल के पास जो है हमें पहुंचना चाहिए। तीसरा, हमें वर्क हार्ड, हमें मेहनत करते रहना चाहिए और सारी प्रॉब्लम्स को जो है हमें डिफीट कर देंगे अगर हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 4 बार होंगे, लेकिन कब तक होंगे? तो हम जो है अगर लगातार मेहनत करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हम जो है सारे एग्जाम्स को ज़रूर से भी ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है, अब कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। तो अब बात आती है कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। देखो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं कि प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, यानी अगर आप तैयारी करते हो, तैयारी ही जो है सक्सेस की चाबी है हमारे पास। अपनी प्रिपरेशन को शुरू तो करो कम से कम। तो देखो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में भी सब जानते हैं गाइज। उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उनकी मदर जो है डीफ थी, उनकी वाइफ डीफ थी और उनको साउंड के नॉलेज, साउंड के बारे में जो है उनको नॉलेज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। उसी पे वो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे मल्टीपल साउंड्स को वो भेज सकते हैं और आविष्कार किया टेलीफोन का। तो उन्होंने कोशिश की, 12 साल की उम्र में पहला आविष्कार उन्होंने किया। उसके बाद वो लगातार रुके नहीं, वो चलते रहे। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए। जब उन्होंने टेलीफोन का जो है आविष्कार किया था तो उससे पहले जो है वो ऑलमोस्ट 4-5 बार फेल हो चुके थे। और फिर उसके बाद लेकिन वो रुके नहीं और उन्होंने एट लास्ट सक्सेस को हासिल किया। तो यही हमें भी करना है। हमें एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए सिलेबस के बारे में। यानी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको उसका सिलेबस टिप्स पे नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। आपको कोई भी अगर आके पूछे कि इसका सिलेबस क्या, तो हमें किसी भी वेबसाइट को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, अपनी कॉपी को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमें बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। दूसरा, हमें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस ये पूछता है। देखो, जब हम प्रिपरेशन ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते कि हम कहें कि कोई भी ये बुक उठा लो और इसे पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हमें जो है फ़िलहाल हमारा टारगेट ये है कि हमारा टारगेट ये है कि हमें जो है जॉब लेनी है, और जॉब लेनी है तो हमें जो है भीड़ से अलग होकर सोचना, हमें स्मार्टली सोचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उससे हमें जो है ओवरऑल आइडिया लगता है और उसके बाद ही हमें अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए। अगर देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आरबीआई की बात करें तो हमें पता होना चाहिए उसके एग्जाम पैटर्न की, कैसे वो क्वेश्चंस लेता है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं तो प्रीलिम्स का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड रीजनिंग। और जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का होता है, रीजनिंग एबिलिटी 60 का, और इंग्लिश और क्वांट 30 मिनट्स के होते हैं। 2019 में आरबीआई ने सेक्शनल टाइमिंग को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम मेंस की बात कर लेते हैं तो 3 पेपर होते हैं: ईएसआई, इंग्लिश एंड फिनेंस। ईएसआई को छोड़कर ईएसआई का पेपर ईएसआई और फिनेंस एंड मैनेजमेंट के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इंग्लिश का पेपर जो है वो हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और अगर इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आरबीआई प्रीलिम्स की और आरबीआई मेंस का जो है सिलेबस की वीडियो जो है वो बनाई हुई है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अब हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या यार हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर हम खुद ही पढ़ लें। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए तो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि हम किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें किसी भी बंदे की बात में नहीं आना है और खुद चीज़ों को एनालाइज करना है। गाइस, मैं बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बातों को भी ऐसे ही ट्रस्ट मत कर लिए। ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो बंदा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। पहले आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसके प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस क्या रही, रिजल्ट क्या रहा वहाँ से बच्चों का। दूसरा, आप वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट से जानिए, क्योंकि अगर आप बाहर
मार्केट में जाएंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई आपको बोलेगा अरे वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई बोलेगा अरे वो वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हो वहाँ के बच्चों से आप पूछो, जो वहाँ से निकल के आते हैं, वहाँ चेक करो, उनसे पूछो, क्वेश्चंस पूछो अपने, जो भी आपके क्वेश्चंस है, कैसे वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर वो कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं पूछो, और इन सब से बढ़कर जो है आप वहाँ पर क्लासेस लो। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे उस टीचर से, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक ही बंदा जो है सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकता, सबको नहीं समझा सकता। अगर हम अपनी ही बात कर लेते तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे दोस्त को किसी का पढ़ाया समझ आ रहा है तो हमें भी उसी का समझ आएगा। नहीं, किसी के भी हमें साथ के चक्कर में या किसी के भी बहकावे में आके हमें कोई भी कोचिंग जो है ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपको जो है एटलीस्ट 2-3 क्लासेस उसकी लेनी चाहिए, और तब जाकर अगर आप चाहें तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा यूट्यूब चैनल हमें फॉलो करना चाहिए। देखो वैसे आज के टाइम पे क्या है, नेट पे, यूट्यूब पे अगर हम गूगल पे सर्च करें तो इतने नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहें तो भी हम जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कई बार क्या होते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड या हमें क्वांट में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीए में प्रॉब्लम्स आ रही है और हम किसी चैनल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हमें किस चैनल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतने मल्टीपल चैनल्स हैं और वहाँ पर जो है एक ही चैनल पे इतने बंदे हैं उसी कोर्स की तैयारी करा रहे हैं, अलग अलग तरीके से तैयारी करा रहे हैं। तो हम जो है किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें, हम इस जाल में फंस के रह जाते हैं। और मैं ज़रूर बिल्कुल उसको मेंशन करना चाहूँगी अब कि उन्होंने बोला था नोब ने कि वो बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल्स जगह से पढ़ोगे तो क्या है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या याद करना है। ठीक है, आपने वो मूवी तो देखी ही होगी ना कि वो जो अक्षय कुमार की मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना। उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि मुझे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने बार बार प्रैक्टिस की है। क्योंकि जिस दिन मुसीबत से सामना होगा ना, उस दिन आपके 1000 दाव काम नहीं आएंगे, वो एक मूव ही आपका काम आएगा। और यही चीज़ यहाँ है, हमें किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मल्टीपल जगह से नहीं पढ़ना, हमें एक ही जगह से पढ़ना है। आप एक ही बुक फॉलो करो, आप एक ही चैनल फॉलो करो, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली रखो, लगातार उसी को फॉलो करो और उसके बाद उसी को बार बार रिवीजन करो। तो देखो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके बाद है आप ये देखो कि पर्टिकुलर जिस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पर भी जितने नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, क्या उनका पढ़ाया आपको समझ आ रहा है। सबसे बड़ा तो यही आके सवाल अटक जाता है कि हम जो है पढ़ लेते हैं किसी का भी उठा के, और फिर हम एट लास्ट सोचते हैं कि यार या आखिर हमने पढ़ क्या लिया है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा टाइम जो है बहुत प्रीशियस है गाइस। किसी भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई भी एक वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा, आपको उसका समझ आएगा या नहीं आएगा, इंक्लूडिंग मी। नहीं, आप उस बंदे के एटलीस्ट 2-4 वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। जो अगर आपको लगे कि वो आपको नॉलेज दे रहा है, फ्रूटफुल है, तो उसको फॉलो करें, अदरवाइज उसको अनफॉलो कर दे। और यही आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके फ़ायदे के लिए कोई बात बोल रही हूँ या कोई ऐसी वीडियो बना रही हूँ जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फ़ायदेमंद है, तो ही आप मुझे फॉलो करें, अदरवाइज अनफॉलो कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। फिर बात आती है कि हम इन रिसोर्सेज पे कैसे ट्रस्ट करें। तो सबसे पहला क्या है कि देखो, जो भी आपका, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा लो, चाहे आप यूट्यूबर लगा लो, जो भी आपके एडुकेटर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आपके और सक्सेस के बीच में जो गैप होता है ना, उसको फिल करने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको किसी को भी थोड़े बहुत टाइम के लिए फॉलो करना ही करना पड़ता है। क्या ट्रस्ट की क्या बात होती है, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कमिटमेंट कर देते हैं, हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता है।
एक टाइम के बाद जो है वो सारी कमिटमेंट धरी की धरी रह जाती हैं। तो अगर कोई भी बंदा, आप ये देखो, कोई भी चैनल अगर आप जिसको भी फॉलो करना चाह रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, क्या वो उनको फॉलो करो कुछ टाइम के लिए, देखो कि क्या वो अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनके कम से कम भी 5 लेक्चर लो, देखो आपको फ्रूटफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो वो कंटेंट डाल रहे हैं उसको उसको सबसे पहले 5 लेक्चर, 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, जितने भी लेक्चर आप कर सकते हैं, गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च करिए, देखिए क्या वो जो पढ़ा रहे हैं, इतना मटेरियल है यार, उसको जाके चेक करो कि जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, सही है या नहीं है। एक बार तो हमें जो है उसको टेस्ट करना ही करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मुझे भी टेस्ट करिए, आप मेरे कंटेंट को टेस्ट करिए, उसके बाद आप ट्रस्ट करिए। फिर है कि हमें कितना टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करना चाहिए। तो देखो गाइस, एक स्टडी हुई थी अभी पीछे और उसमें ये पता चला था कि हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे बिता देते हैं। मतलब कि फेसबुक पे या फिर हम व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, इन सारी चीज़ों पे ऑलमोस्ट अपने दिन का 2.5 घंटा हम इस पे बिता देते हैं। और इंडिया जो है ये इंटरनेट यूज़र्स में 2nd पोजीशन पे है। तो हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं है, हम बीइंग अ स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी पढ़ाई को देना है। नेट पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें नेट पे टाइम ही नहीं बिताना चाहिए और जो है बिल्कुल हमें बाहरी दुनिया से एकदम से कट के और एकदम से हमें प्रिविलेज्ड लाइफ बितानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप ज़रूर से भी ज़रूर अपना इन्जॉयमेंट करने के लिए आप फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, इंस्टा को, टिकटॉक को, जिसको भी चाहें आप चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका फिक्स टाइम होना चाहिए कि दिन में आपका एक टाइम होना चाहिए कि भाई मेरे को शाम को 8 से 9 ये चीज़ देखनी है, तो सिर्फ मेरे को उसी टाइम पे ये चीज़ देखनी है। उसके बाद जो है आपको बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि उस टाइम के बाद मैं वो वीडियो नहीं देखूंगा या मैं जो है इस साइट पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम के अलावा कोई और टाइम नहीं होना चाहिए। वही टाइम होना चाहिए आपकी पढ़ाई, बाकी टाइम होना चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए और वो टाइम होना चाहिए आपके एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करो फुल। इंजॉय जब हम क्या होता है कि जब हम इंजॉय करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन, हमारे दिमाग में ये रहता है यार मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। और जब हम वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तब हमको लगता है कि यार पता नहीं उसका क्या मैसेज आएगा, उसका क्या मैसेज आएगा। इन सब चीज़ों को छोड़ दो। जब अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया पे हो, और जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो। फिर क्वेश्चन आता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है। और इसका अगर आंसर अगर मैं बोलूँ कि हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि एक पल के लिए आप खुश हो जाएं कि अरे वाह हमें इतना पढ़ना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पढ़ना चाहिए, या मुझे नहीं लगता कि हम इतना पढ़ सकते हैं डेली रूटीन में। नहीं, देखो एक दिन अगर आप दिन में रात में सब जगह जग के और एकदम से पढ़ रहे हैं बुक्स बुक्स बुक्स, मम्मी कह रही है बेटा खा ले, आ जा बेटा हमारे साथ बैठ जा, और आप कह रहे हो कि नहीं मम्मी मेरे को पढ़ना है मेरे को पढ़ना है, और एक दिन आप एकदम ना ताबड़तोड़ लगे हुए हैं, और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन हम सोते रहते हैं। फिर पढ़ाई कहाँ जाती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है 2 दिन 3 दिन, बिल्कुल हमें मतलब हम नींद में रहते हैं और फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं या हम कुछ और कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हैं और 5 दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये हमारे दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती रहती हैं। और जब जो चीज़ें रिपीट होएंगी ना, वही चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी, वही चीज़ें हमें याद रहेंगी। और जो हमारे दिमाग में रिपीट नहीं होगा वो हम भूल जाएंगे, एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। आप ये करके देखो ना, आप एक टॉपिक को आज पढ़ो और उसको 5 दिन ना पढ़ो, 6ठे दिन पढ़ो, आपको ज़रूर वो टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचोगे उस टॉपिक में क्या था तो आपको कुछ बातें हो सकता है याद आए, लेकिन ज़्यादा बातें आपको याद ही नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी जो है वो कंटिन्यूटी टूट गई है। तो हम ये मैटर नहीं करता कि दिन में आपको 10 घंटे ही पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नहीं। आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जैसे भी आपकी सहूलियत है, लेकिन वो आप कंटिन्यूटी पढ़ो। अगर आप 4 घंटे आज पढ़ रहे हो तो कंटिन्यूसली उसको अगले दिन भी 4 घंटे रखो, अगले दिन भी 4 घंटे रखो। हो सकता है कि लाइफ में हमारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, कई बार हम जो है फॉलो नहीं कर पाते डेली रूटीन को, लेकिन ये कभी कभार हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। दूसरा क्या, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें अपनी तैयारी, हम वेट कर रहे हैं कि आरबीआई कब नोटिफिकेशन निकालेगा, या कोई भी एग्ज़ाम जो हमें देना है उसकी नोटिफिकेशन कब निकलेगी, और उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें।
क्योंकि देखो जो आईएएस वाले यूपीएससी वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें तो क्या होता है, आपको 1 साल पहले ही कैलेंडर मिल जाता है, तो आपको पता होता है कि कौन सा एग्जाम कब होना है। अब जैसे आरबीआई का बात कर लेते हैं, हम नाबार्ड का बात कर लेते हैं, सेबी का बात कर लेते हैं, इनकी हमें पता नहीं होता कि इनकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है, तो हम लोग वेट करते रहते हैं यार पता नहीं क्या। अब जैसे अब अगर आप स्टूडेंट से बात करो तो सोचेंगे अरे यार कोविड चला हुआ है, कोरोना हो रहा है और पता नहीं इस साल एग्जाम होगा या नहीं होगा, शायद एग्जाम होगा ही नहीं, तो यार क्या करेंगे पढ़ के, चलो जब नोटिफिकेशन आएगी तभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है नोटिफिकेशन का, क्योंकि हमारी तैयारी का यही सबसे राइट टाइम है, क्योंकि हम जो है इस टाइम पे ज़्यादा फ्री हैं, ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, और ज़्यादा फोकस करने के बाद हम अपने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि चाहे आरबीआई जो है 1 महीने बाद नोटिफिकेशन निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी तैयारी फुलफिल हो चुकी होगी और उस टाइम पर हम प्रिपेयर होंगे कि कभी भी आए एग्ज़ाम और हम जो है एकदम से जाएंगे और अपना एग्ज़ाम दे के आएंगे मस्त खुश होके, बजाय कि टेंशन के। नहीं तो फिर आरबीआई नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद हम टेंशन लेंगे यार इतने दिन रह गए, यार 30 ही दिन है, 40 ही दिन है, पता नहीं कैसे सिलेबस कवर होगा और पता नहीं कैसे होगा। वो टाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए हमारे पास इनफ टाइम हो कि हमारा सिलेबस कवर हो चुका है और हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमें दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये बहुत सारा क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि हमारा दोस्त दिन में पढ़ रहा है तो हम भी दिन में पढ़ें, या वो रात को पढ़ रहा है तो हम भी रात को पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देखिए कि आपको क्या टाइम सूट करता है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं दिन में नहीं पढ़ सकती, मैं रात में पढ़ सकती हूँ। और इस टाइम पे मैं बताना चाहूँगी, इस टाइम पे 2:30 बजे हुए हैं रात के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन क्या है मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई हुई, क्योंकि मैं रात को मेरी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। मैं दिन में जितना, अगर दिन के मैं 10 घंटे लगातार पढ़ लूँ और रात के मैं 2 घंटे पढूँ, तो मेरी वो 2 घंटे का जो आउटपुट है वो 10 घंटे से कहीं ज़्यादा है। तो क्यों मैं अपने दिन का टाइम वेस्ट करूँ, क्यों ना मैं अपने रात के टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँ। तो यही आप लोगों के साथ भी है। अगर आपको रात के पढ़ने की आदत है तो आपको रात को पढ़ेगा। कोई आपको कह देता सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है सारे देवी देवता जगे होते हैं, उनका आशीर्वाद लो और पढ़ाई शुरू करो, आपका दिमाग एकदम से तेज चलेगा। अरे यार जो इतने सालों की आदत है वो कैसे बदल जाएगी। और बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उठेंगे, ज़रूर उठेंगे, 1-2 दिन हम उठेंगे और हमारे अंदर जोश होगा, तैयारी करनी होगी और हम 1-2 दिन उठेंगे और कोशिश भी करेंगे, लेकिन कई बार हम लटके लेते रहेंगे। फिर उसके बाद हम इधर उधर घूमेंगे, नहीं पहले मैं एक वॉक ले लेता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे, और हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा, ना पढ़ाई होगी ना नींद होगी पूरी। और फिर उससे 2 दिन हम कर लेंगे, तीसरे दिन क्या होगा, यार भाड़ में जाए, मेरे बस की नहीं है। फिर वो इन चीज़ों में नहीं आना है। और जो आपको टाइम सुटेबल लगे, आप दिन में पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़े, रात में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़े, वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ बस एक टाइम होता है कि जब भी आपका एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, आपको 1 महीने पहले जो है अपना शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा उस एग्ज़ाम के हिसाब से कर लेना होता है, क्योंकि जिस टाइम पर हम लगातार पढ़ते जाते हैं हमारा दिमाग जो है उस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय कि दूसरे टाइम के। एक काम हमको ज़रूर करना है कि जब भी हम टेस्ट सीरीज़ देंगे तो हमें टेस्ट सीरीज़ जो है उसी टाइम पर देनी है जिस टाइम पर हमारा एक्चुअली पेपर होता है। 2 शिफ्ट में आई थिंक ये पेपर होता है, और इवनिंग और मॉर्निंग, और हमें दोनों में आदत अपनी बनानी है। और बेसिकली 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जो भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर आ जाता है और हमें हमारी टाइमिंग भी पता चल जाती है, तो उस टाइम के बाद तो बिल्कुल हमें स्टक हो जाना चाहिए उसी पर्टिकुलर टाइम पे, और वहीं पे हमें जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ को देना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहे। ये हमें फॉलो करना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, आफ्टर फेलियर दिस इज सच फीलिंग आई डू नॉट डिजर्व दिस एग्ज़ाम। ये बहुत बच्चों की फीलिंग है कि हम फेल होने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार हम इस एग्ज़ाम को डिज़र्व ही नहीं करते, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। क्या करें फिर, बैठ जाएं? नहीं, बैठना नहीं है हमें। फेल हो गए तो कोई बात नहीं यार, फेल हो गए तो हो सकता है कि हमारी कोई कमी रह गई हो, उसके बाद मेहनत करो, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। देखो ये फिगर कितना अच्छे से समझा रही है। पहले आप एक एग्ज़ाम को शुरू करना चाह रहे हो, उसकी प्रिपरेशन को शुरू करना चाह रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आपने ट्राई कर रहे हो, उसके बाद आपने वो काम कर दिया, उसके बाद आप फेल हो गए, उसको दोबारा करो, फिर से फेल हो गए, फिर से दोबारा करो, कीप ऑन गोइंग, करते रहो, कब तक, जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। कैसे नहीं मिलेगी, मिलेगी। देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क ही बेस्ट मेडिसिन है फेलियर की जैसी डिजीज को ख़त्म करने के लिए, और यही जो है आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगी। पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से निकाल दिया गया था, वो वहाँ
पे एज अ पायलट काम करने के लिए गए थे, वहाँ पे उनको निकाल दिया गया था और वहाँ से निकालने के बाद ही वो जो है साइंटिस्ट बने थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए थे। हो सकता है कि वहाँ पर पायलट बनते और हमारी कंट्री को सर्व करते, लेकिन उसके अगर वो वहाँ पर पायलट बनते तो हमारी कंट्री को इतना बेहतर साइंटिस्ट कैसे मिलता। अगर वो वहाँ पर सोच लेते कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनको आज मिसाइल मैन के नाम से कौन जानता? कोई भी नहीं जानता। तो इसी तरह हमें जो है फेलियर से सीखना है कि हमने क्या गलती करी है और कि उसको हम फर्दर आगे ना करें, उसको सुधार के रखें। तो वही सारी जो है हमें अपनी गलतियों से सीखता है और हमें लगातार जो है उसके लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए और एक ना एक दिन वो हमारी कोशिश, हमारी मेहनत जो है वो ज़रूर रंग लेके आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम वो जो 2 बंदों के क्वेश्चंस थे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि वो डेली बेसिस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। आई थिंक कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें का आंसर आपको मिल गया होगा और बहुत हद तक जो डेली बेसिस वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी देखो, डेली बेसिस पे स्टडी करने का सीधा सा बात ये है कि हो सकता है कि आप जो है बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, वही 8 घंटे 10 घंटे या कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आप पढ़ना चाह रहे हो। इसके लिए ये है कि आप धीरे धीरे शुरुआत करो, अपने टारगेट्स बना लो, आप अपने हफ्ते का टारगेट बना लो। मतलब ज़्यादा मैंने मोस्टली अपने साथ ये चीज़ देखा है कि अगर मैं ज़्यादा लंबा टारगेट बना लेती हूँ तो उस चीज़ को मैं जो है फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अभी मेरे पास बहुत दिन है, कल पढ़ लूँगी, कल पढ़ लूँगी, कल पढ़ लूँगी। नहीं, आप अपने हफ्ते के टारगेट बनाओ कि मेरे को हफ्ते में ना ये इतने इतने चैप्टर कवर करने हैं और आपके दिमाग में वो प्रेशर होना चाहिए कि मेरे को यार कवर करने हैं। और आप डेली बेसिस पे कैसे जो है स्टडी कर सकते हो, कैसे फोकस कर सकते हो, इसके लिए आपको जो है सुबह उठते ही एक काम करना, आपको डेली मोटिवेशनल वीडियो देखनी है या कोई मोटिवेशनल कोट लगाने हैं। जिस बंदे को आप आइडल समझते हो, जिस बंदे को आप फॉलो करते हो, उसकी फोटो विद कोट्स आपको अपने के दीवार के ऊपर लगानी है। बिल्कुल सामने उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में वही आना चाहिए। उस टाइम पे जब आप मोटिवेट हो जाते हो तो सारा दिन आपको जो है एनर्जी मिली रहती है अंदर से पढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको आपकी ड्रीम जॉब के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के बारे में जॉब के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं ये एग्ज़ाम देना, तो आपके दिमाग में ना वो आरबीआई का हेड ऑफिस जो है वो हमेशा आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए, उसकी इमेज घूमती रहनी चाहिए। मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। डेली सुबह उठो और ये सोचो कि मेरे को यहाँ जाना है और मेरे को ये करना है। और वही मोटिवेशन है। बाहरी मोटिवेशन जो है आपको कुछ टाइम के लिए मोटिवेट कर सकता है, ये मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए कि जब भी आप उठो सुबह उठ के आपको लगे कि हाँ मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए मेरे को पढ़ना है, तो आप ज़रूर से भी ज़रूर डेली बेसिस पे फोकस कर पाओगे। दूसरा है, अगर इस बंदे की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात है, ये बोलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इससे ये नहीं समझ पा रही कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं या आपकी सारे क्वेश्चन की अटेंड करने के बाद एक्यूरेसी भी है। तो सबसे पहले अगर इसको सिर्फ अटेंड वर्ड लेके चलूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सारे क्वेश्चन अटेंड, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मे बी आई थिंक आपके अंदर ये फीलिंग होती होगी कि यार 1 मिनट हो गया, यार सिर्फ 40 सेकंड बचे, 30 सेकंड बचे, यार मेरे को ये क्वेश्चन भी करना है, मेरे को 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना है। ये फीलिंग आपके अंदर ज़रूर होती होगी। तो ये फीलिंग हमें नहीं लेके आनी है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, अभी हमें पता भी नहीं कि एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, हमारे पास भरपूर टाइम है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए कि आप जो है सारे क्वेश्चंस को एक्यूरेटली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का प्रेशर ही मत लो कि यार कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। नहीं, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो आप ये देखो कि क्या आप उतने क्वेश्चंस जो है वो एक्यूरेट कर रहे हो। आपकी एक्यूरेसी में कमी नहीं होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक बार आपने टेस्ट सीरीज दे ली, वो क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, नहीं स्पीड बिल्ट हो रही, कोई बात नहीं, उसको 1 दिन के बाद उस एग्जाम को दोबारा दो, लेकिन विदाउट पेन और पेपर। उसको जो है माइंड में सोल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना दिमाग हमारा एक्टिवली काम करता रहता है ना, उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो है हमें उसके बाद प्रैक्टिस करनी है और बिना पेन और पेपर के सोल्व करना है। आप देखो कि आप कितने टाइम में निकाल पा रहे हो। एक बार लेट होगा, 2 बार लेट होगा, उसकी दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा प्रैक्टिस करो, और एक टाइम के बाद जो है ना वो आपकी स्पीड डेफिनेटली बिल्ड होगी। लेकिन उससे पहले काम करें अपनी एक्यूरेसी पे। दूसरा है आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम, कि आपने बहुत सारे चैनल फॉलो किए हैं। आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत सारे चैनल फॉलो किए हैं। आपको इंग्लिश का मास्टर बनना है, नहीं बनना है। इसका इंटरव्यू है ना, आप हिंदी और इंग्लिश किसी में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये सोचना है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आपकी लाइफ
चलेगी ही नहीं। नहीं, आप ये एग्ज़ाम फिर भी क्लियर कर सकते हो। देखो, अगर इसके मेंस की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो इसमें कैसे का टॉपिक है, आप क्या कर सकते हो, आप डेली हिंदू का एडिटोरियल पढ़ सकते हो। उससे आप जो है ये पता कर सकते हो कि भाई कौन कौन से टॉपिक रिसेंट में आ रहे हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते ना, तो साल भर में 6 महीने में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको ये बताती है कि साल भर में ये टॉपिक्स थे और ये आपके ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक डाल के ढूंढोगे ना, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी 15-20 ऐसे इसकी। उनको क्या करो, उनको आप देखो, उनको अपनी लैंग्वेज में लिख लो या वहाँ से कॉपी पेस्ट ही मार लो यार, उसको याद कर लो उसको। क्योंकि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना, हमें वहाँ मास्टर नहीं बनना। आरबीआई में जाने के बाद जो है आपसे कोई ये नहीं पूछेगा चलो मेरे को इंग्लिश सिखाओ। तो हमें जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्लियर करने के लिए हमें इस एग्ज़ाम को पढ़ना है। तो वहाँ पर जो है आप ये है ऐसे के लिए तो आपका ये हो गया कि आप उसको कर लो और उसके बाद जो है उनको रिवीजन कर लो। क्योंकि अगर आप इसके लिए भी अपना लास्ट ट्रेंड देखो, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सोशल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो इनके जो भी सारे क्वेश्चन है ना, जो इस टाइम पे आपको लग रहा है कि ये टॉपिक रिलेटेड है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप सारे के सारे टॉपिक से को लिख लीजिए, उसके बाद उनको याद कर लीजिए। दूसरा हमारा क्या होता है, अगर हम बात कर लेते प्रीलिम्स की, जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है या हमारे पास सेंटेंस करेक्शन पूछी जाती है और ये चीज़ें, इनके लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चैनल फॉलो करें, एक ही टीचर को फॉलो करें, उसको 2-4 उसके लेक्चर सुने, जिसका आपको लग रहा है बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप जो है उसी को फॉलो करें। और मल्टीपल सोर्सेज पे बिल्कुल भी रिलाई ना करें, सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे रिलाई करें। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के जो है पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उनके आंसर देने की आपको कोशिश करूँगी। अगर हम बात कर लेते हैं अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी इस चैनल पे कैसे कैसे सिलेबस को कवर किया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने लंबे टारगेट्स नहीं रखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया। हम जो है अपने हफ्ते के टारगेट रखेंगे कि हमें इस हफ्ते में इतना कवर कर लेना सिलेबस, इस हफ्ते में हमें इतना सिलेबस कवर कर लेना है। और ये मेरे साथ साथ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितना भी मैं आपको बोलूँ, जितना भी मैं आपको करवाऊँ, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, अभी जो है मैं आपको सिर्फ कमिटमेंट करूँगी जीए की और जो है मैथ्स की। रीजनिंग और इंग्लिश वो मैं आपको जो है थोड़े टाइम के बाद आपको इन्फॉर्म करूंगी उसके बारे में, डेफिनेटली हम उसका भी कराएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जीए और मैथमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की क्लासेस जो है 15 जून से शुरू होंगी और आपको हफ्ते के अंदर 3-4 वीडियो जो है मिल जाएंगी। यानी कि इसकी 15 जून से हम कोशिश करेंगे और आपको इसका सिलेबस कवर कराने की जो है मैथ्स की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं अब जीए की, तो देखो जीए के अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मेन टॉपिक्स क्या होते हैं हमारे, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट और स्कीम्स। अगर देखो स्पेशली बात यह है कि अगर हम ये 4 टॉपिक कर लेते हैं ना, तो हम जो है अपनी जीए का, अगर मैं ईएसआई की बात कर लूँ वो भी, और अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर लूँ वो भी, तो हम इतना पोर्शन करने के बाद ना ऑलमोस्ट, अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो हम 60% जो है वो कवर कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो वीडियोस आएंगी वो हमारी 10 जून से आना शुरू होंगी और ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चलेगी। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियो है वॉल्यूम 1 ऑलरेडी डाल चुके हैं और वॉल्यूम 2 की वीडियो जो है वो लगातार डाली जा रही हैं, तो उनको ज़रूर से भी ज़रूर देखें। और इकोनॉमिक सर्वे की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाके पता चलेगी कि आखिर उसकी इम्पोर्टेंस है क्या। चलिए पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1। तो ये कैसे कैसे आरबीआई के सिलेबस में कहाँ जो है किस किस टॉपिक से रिलेट करता है, मैंने वो चीज़ भी बताई है। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ये बताता है इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय हैंड ऑफ ट्रस्ट। और यहाँ पर इनविजिबल हैंड का मतलब है ओपननेस ऑफ द मार्केट, ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। और ये हमारा ग्लोबलाइजेशन का जो एक टॉपिक है हमारे, उसके अंदर जो है ये बताया गया है ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से ये चीज़ें रिलेट करती हैं। दूसरा, अगर हम ये देखना चाहें
कि जो हमारे में ये देखिए, अगर व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे एक्ट्स के बारे में बात की गई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स के बारे में, डेब्ट वेवर्स के बारे में इसके अंदर बात की गई है, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एफसीआई के बारे में बात की गई है, इसके अंदर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में इसमें बात की गई है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में बात की गई है। और स्कीम्स जो है ना आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है, ये आपको अगर आपने प्रीवियसली एग्जाम दिए हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा। अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट इन नेटवर्क प्रोडक्ट की, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के नाम से आरबीआई में स्पेशली एक चैप्टर मेंशन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग की बात कर ले तो यानी वर्ल्ड बैंक का जो है, आईएमएफ का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है उसमें, तो ये भी हमारा जो है उससे रिलेट करता है। दूसरा, अभी हमारे जो गोल्डन जुबली हुई है बैंक नेशनलाइजेशन की, यानी 100 साल पूरे हुए, कंप्लीट हुए, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और गाइज हम तो बैंक का ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई भी तो एक बैंक ही है ना, उसके एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। अगला चैप्टर है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एनबीएफसी सेक्टर, और एनबीएफसी के बारे में भी हमें आरबीआई के अंदर पढ़ना है, तो ये जो है चैप्टर भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी दो टॉपिक आते हैं आरबीआई के अंदर, जिसको कि स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे में शामिल किया गया है। अगर हम वॉल्यूम 2 की भी बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, जो कि हमें बताता है हमारे जीडीपी नंबर्स के बारे में, क्या एस्टिमेटेड ग्रोथ लेके ली है, मतलब आरबीआई के द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमी की क्या ग्रोथ बताई गई है, और साथ ही साथ जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है 2019 में, 20 में, रिवेन्यूज़ के बारे में इसमें बात की गई है, टैक्सेस के बारे में इसमें बात की गई है। दूसरा हमारा आता है फिस्कल डेवलपमेंट और फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, आपको टॉपिक पता है आरबीआई के अंदर है। एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें बात की गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो ये दोनों टॉपिक आरबीआई के अंदर है। मॉनेटरी मैनेजमेंट और हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये स्पेशली चैप्टर है जो हमारे आरबीआई के अंदर मेंशन है। हमारा प्राइस इन्फ्लेशन एक टॉपिक है आरबीआई के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इशू जो है वो टॉपिक है, जो कि खुद आरबीआई के अंदर एक चैप्टर उसको ऐड किया गया है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी एक चैप्टर है, जिसका बताया गया है इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर। सोशल, हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स पे जो है ये आरबीआई बात करता है। ईएसआई का जो दूसरा सेक्शन है उसमें, जिसमें सोशली बात की गई है, तो वो सारे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये बात करता है। तो गाइज आपको दिख रहा है कि मतलब इकोनॉमिक सर्वे के दोनों वॉल्यूम जो कितने कितने इंपॉर्टेंट है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और यूपीएससी में यहाँ पर एक फ़र्क होता है कि यूपीएससी जो है ना वो आपसे फिगर्स ज़्यादा नहीं पूछता, वो जो है आरबीआई आपसे ज़्यादा फिगर्स, ज़्यादा डाटा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो हमें जो है इसके सारे डाटा को आरबीआई के लिए जो है हमें इकोनॉमिक सर्वे के बजट के सारा डाटा हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में स्पेशली आरबीआई ने मेंशन किया है अपने सिलेबस को बताते हुए। सजेस्टेड बुक्स में एंड न्यूज़पेपर्स में उसने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट के नाम से तो एक टॉपिक भी हमारे सिलेबस में ऐड है। फिर हम बात कर लेते हैं बजट की, तो बजट की वीडियो भी हम जल्द डालेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इसमें स्टैटिक पोर्शंस, जो है स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कहीं डैम से रिलेटेड, नेशनल पार्क से क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में ज़्यादा, वहाँ से रिलेटेड, या कोई थर्मल पावर प्लांट लगा है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो भी हम कवर करेंगे। और यहाँ पर जो है ना मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में एक साथ कवर करूँगी, क्योंकि क्या है कि हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे बेसिकली जैसे अगर हम एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने की सोची है, बैंकों को देने की सोची है, और किस किस ऑपरेशन के थ्रू देने की सोची है। जैसे कि हमारे पास मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी उसमें देने की सोची है, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को वो में रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को वो लोग चेंज कर रहे हैं। वेज एंड मीन्स के बारे में इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस आरबीआई लेके आ रहा है, ये करंट की न्यूज़ होती है।
लेकिन हमें क्या करना, उस करंट को हमें जो है स्टैटिक पोर्शन से जोड़ देना है। हमें क्या पढ़ना है, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ रुपए लेके आए हैं, नहीं, बल्कि आरबीआई जो है जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करता है, जैसे अगर आरबीआई ये कहता है कि वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अपना रहे हैं उस 50,000 करोड़ रुपए की टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि वो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होते क्या चीज़ है, हमें वो पता होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हमें कमर्शियल पेपर में, हमें ग्रेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो ग्रेड बॉन्ड क्या होते हैं। कि हम कैसे पढ़ेंगे, हम करंट अफेयर्स को, बैंकिंग अवेयरनेस और जितना भी स्टैटिक पोर्शन है उस सारे को रिलेट करके हम पढ़ेंगे, और बाकी जो पोर्शन बच जाएगा जो उसके अंदर नहीं होगा उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आरबीआई नोटिफिकेशंस का भी आता है, तो हमें जो है आरबीआई नोटिफिकेशन भी कवर करनी है, और ये हम हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे शुरू करेंगे। स्कीम्स के बारे में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना, तो आपको इतनी नंबर ऑफ स्कीम्स मिल जाएंगी, इतनी नंबर ऑफ स्कीम्स मिल जाएंगे, और उससे बाहर जो है कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो हमारे लिए गीता, हमारे लिए बाइबल जैसा है, जिसको हमें एकदम से टिप्स पे होना चाहिए, याद करना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है ईएसआई और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स करंट से रिलेट होंगे वो करंट के साथ कवर हो जाएंगे, और जो है जो टॉपिक करंट के साथ कवर नहीं होंगे और वो टॉपिक जो है हम अलग से डिस्कस करेंगे। और हर हफ्ते की हम जो है हर हफ्ते का हम टारगेट रखेंगे कि हम जो हफ्ते में इतने चैप्टर हमें करने हैं, और वो चैप्टर जो है वो टारगेट जो है हम जरूर अचीव करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो देखो, एपीजे अब्दुल कलाम कितना सुंदर बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये मैटर ही नहीं करता कि आप कौन हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आपका विज़न क्या है, आपका उस विज़न के लिए आपका डिटर्मिनेशन क्या है। अगर आपका विज़न जो आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपका डिटर्मिनेशन है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन कुछ भी अचीव करने से पहले उसके बारे में एटलीस्ट सपना तो देखो, आपके सपने में होना चाहिए कि मेरे को आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, मेरे को वहाँ जाना है, तो वो चीज़ जो है वो आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए, जो आपको इनकरेज करती रहेगी इस स्टडी के लिए, इस तैयारी के लिए। और अगर हम कहें कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हो सकती है, तो जो है अगर हम बात करें तो कोई भी एक स्ट्रेटजी ना वो सब पे लागू नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम जो है शॉर्ट टारगेट्स रखेंगे और उनको जो है वो टाइम रहते अचीव करेंगे। और बिल्कुल आपको जीए का और मैथ्स का मैं अभी से बता रही हूँ कि आपका फुल सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा। इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में जो है हम आने वाले दिनों में आपको बता सकते हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि वो सारे बच्चे जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जो है इस फैसिलिटी का लाभ उठा पाए। और ये सारे जो भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी, जो भी ये सारा फुल कोर्स कराया जाएगा, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये एकदम फ्री होगा, क्योंकि ये चैनल जो है हमने अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए शुरू किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।